हेलो स्टूडेंट्स। तो सिमिलैरिटी का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने फर्स्ट दो लेक्चर्स में एंगल सिमिलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा अगला मतलब क्राइटेरिया है, दो एसएएस और एसएसएस, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चंस जो किए थे, अब उसी में थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे हमने पहले सिमिलर किया था एंगल सिमिलैरिटी से, उसके बाद फिर एरिया वाला थ्योरम का यूज किया था। तो अभी उसमें बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस उस टाइप के ही, मतलब अभी एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला जो है। नेक्स्ट भी देखते हैं, उसके बाद फिर एसएएस पे आएंगे। ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो फिगर यहाँ पे बना हुआ डायग्राम, ये कौन सा फिगर है? क्योंकि देखो इसने बोला है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये जो फिगर बना है वो फिगर हमारा ट्रपीजियम है। ठीक है। क्योंकि पैरेलल अगर है तो दैट मींस फिगर जो हमारा है वो एक ट्रपीजियम है। ठीक। तो अब जो है सबसे पहले पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को, कौन से जिनको हम सिमिलर कर सकते हैं, जो सिमिलर लग रहे हैं एक जैसे देखकर, तो हमें इस वाले ट्रायंगल DOC को ट्रायंगल BOA के सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर करेंगे। क्लियर? अब ये कैसे होगा? देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये यहां पर देखो एक लाइन ऐसे जा रही है और फिर एक लाइन ऐसे जा रही है। तो दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहे हैं ये कौन से एंगल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। तो एक तो हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल गया, और दूसरा ये वाला जो एंगल है देखो ये एंगल इसके बराबर है। कौन सा एंगल है ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइंस बनती है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हम लोग जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। अच्छा एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं COD, तो COD एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये ले लेते हैं जो कि है AOB, तो AOB। ठीक। अच्छा एंगल सिमिलरिटी है, दो एंगल इक्वल करने हैं। सबसे पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB। AOB कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो ये वाला एंगल है, ये वाला, या फिर तुम इसको भी कर सकते थे, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के यहां दो पेयर बनेंगे। किसी एक को हम लोग इक्वल लेके, क्योंकि दो की जरूरत है, एक तो वर्टिकल अपोजिट ले चुके हैं और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर का कोई एक लेकर और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, DCO एंगल, DCO इक्वल्स टू एंगल BAO। एंगल BAO ये कौन से एंगल है? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो अब यहां से क्या हो गया, यहां से आ गया हमारा ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू, अच्छा COD यहां पर C जो है वो इसके बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये जो एंगल C है वो इस एंगल A के बराबर है। इसका मतलब इज सिमिलर टू एंगल A। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो C A के बराबर था, तो जहां पर C लिखा है वहां पर A लिखा। उसके बाद AOB, तो O के बराबर है, मतलब O हमारा इधर वाले O के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आएगा AOB। ठीक है। अब जो है ये एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर?
अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसका हम लोग रेशियो लिखते हैं। तो अगर रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर। अच्छा, ये मैंने पहले बताया, ये ध्यान रखना हमेशा कि सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस करते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब चेक भी होती है कॉपी, एग्जामिनर क्वेश्चन चेक करता है तो सबसे पहले वो ये वाला स्टेप देखेगा कि तुमने ये सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये गलत है तो तुम्हें कोई मार्क नहीं मिलता, ऊपर वाले स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं अगर तुमने सिमिलैरिटी ही गलत लिख दी तो ये ध्यान रखना, ऑर्डर बिल्कुल मैच करके लिखना है। और ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, देखो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है, यहां पे ऑर्डर तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, तो इसलिए तुम्हें ऑर्डर लिखना, ऑर्डर चूज करना आना चाहिए। अगर वो गलत करोगे एग्जाम में तो मार्क्स कट जाएंगे, ऑलमोस्ट फिर 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आगे के पार्ट्स तो इस पर डिपेंडेंट है। अभी आगे जो आंसर्स हम लोग निकालेंगे, अगर ये गलत निकाल लिया तो हम लोग रेशो गलत लिखेंगे, और रेशो गलत लिखेंगे तो आगे पूरा ही गलत है फिर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सीओडी और एओबी को हमने सिमिलर कर लिया। ठीक, ऑर्डर सही होना चाहिए, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एंगल ओ जो होगा वो ओ के बराबर है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इसका ओ अगर बीच में है तो इसका ओ भी बीच में होगा। एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता था, जरूरत नहीं पड़ी। अगर जरूरत होती तो हम इसको भी ले सकते थे, डिपेंड करता है कोई दो एंगल में लेने हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर सही होना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या होगा, यहां से आएगा देयरफॉर सीओ अपॉन एओ इक्वल्स टू ओडी अपॉन OB equals to CD upon AB। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है डीओ की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, सीओ यहां पर है, हाँ सीओ भी दे रखा है। देखो सीओ हमारी ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी दी है 5x माइनस 3, तो यहां पे सीओ की जगह क्या आ जाएगा 5x माइनस 3। फिर एओ दे रखा है, एओ हमारा ये है एओ, इसकी लेंथ है 2x माइनस 1, सॉरी 3x माइनस 1। ठीक, इसके बाद ओडी अपॉन ओबी, ओडी कितना है, ओडी हमारा ये है, तो ये है 6x माइनस 5 अपॉन, और नीचे ओबी है हमारा, जो ओबी है वो है 2x प्लस 1। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये ऐसे आ गया ब्रैकेट में। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक में किया होगा, प्रपोर्शन चैप्टर में किया होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5x माइनस 3 इंटू, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आएगा तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 6x माइनस 5 इंटू, ये ऊपर आएगा तो 3x माइनस 1। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो, तो ब्रैकेट अंदर जाएगा तो कितना आएगा मल्टीप्लाई होके 5 इंटू 2, तो मतलब ये आएगा 10x स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 5x, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x, और माइनस 3 इंटू 1 आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू। क्लियर। इसके बाद 6x इंटू 3, 6 इंटू 3 18x स्क्वायर, 6 इंटू 1 माइनस 6x, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15x, और माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो आ जाएगा प्लस 5। क्लियर। अब ये क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है हमारा 10x स्क्वायर, 5x माइनस 6x मतलब माइनस x माइनस 3 इक्वल टू, यहां पे कितना आ रहा है 18x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5। क्लियर। अब एक काम करो कि इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, तो सारे टर्म उस तरफ भेज देते हैं। देखो क्वाड्रेटिक बनाते समय ध्यान रखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर पॉजिटिव रहेगा तो इट इज बेटर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम
सारे टर्म एक तरफ ले आए तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर कैसे आया, देखो यहाँ पे 18x स्क्वायर था, ये 10x स्क्वायर इधर जाएगा तो 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर होगा 8x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस 21x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 21x प्लस का 1x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 20x। और उसके बाद माइनस 3 जब इधर से इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, तो इसका मतलब प्लस 8 इक्वल्स टू 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है, ये क्वाड्रेटिक है, पहले कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, वैल्यूज नंबर छोटे हो जाएंगे तो आसान होगा थोड़ा स्प्लिट करना। तो कॉमन क्या आएगा, इससे कॉमन आएगा 4, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 अपॉन में चला जाएगा तो 0 अपॉन 4 कट के 0 आ गया, हमारे पास बचा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 से हमें 5 लाना है तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, इससे कॉमन कितना आएगा, 2x कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा x माइनस 2, और फिर इससे कॉमन निकाला तो माइनस 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास फिर बचा x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको इसके इक्वल कर दो, मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2, और इसको इसके इक्वल करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा तो x यहां से आ जाएगा 1, पहले इधर आएगा 1 और फिर 2 अपॉन में आ जाएगा तो x आ जाएगा 1/2। तो मतलब x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1/2। क्लियर, बात आ गई समझ में ये। तो इस क्वेश्चन में खाली थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि लिखा नहीं था कि सिमिलरिटी किस ऑर्डर में किया जाए, बाकी तो लगभग सिमिलर ही था, और यहाँ पे x के टर्म में दिया था तो सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर ये चेक करना पड़ेगा कि बाय चांस कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि अगर हमने x की वैल्यू हाफ रखी तो कोई साइड नेगेटिव हो जाएगी, जैसे x को 2 रख सकते हैं, x को हम हाफ रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां आते हैं और अगर हमने मान लेते हैं यहां पे x को हाफ रखा, किसी एक में रख लेते हैं 6x माइनस 5 में हाफ रखेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 5 जो कि माइनस 2 आ जाएगा, एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर x इक्वल्स टू 1/2 लेंथ ऑफ सम ऑफ द साइड्स विल बिकम नेगेटिव, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग x इक्वल्स टू 1/2। जब ये नेग्लेक्ट हो गया तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 2। क्लियर, ये जरूर चेक कर लेना, नहीं कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छा ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दोनों एक्सेप्टेबल है, x पॉजिटिव आ रहा है ना, ये चेक करो कि x की वैल्यू जिसमें पुट कर रहे हो वो तो नेगेटिव कहीं नहीं हो जा रहा है। ये बात समझ में आएगी नहीं, दोबारा से बता दे रहे हैं, जैसे x की जो वैल्यू आई है हाफ, अगर वो हाफ हम वैल्यू यहां पे रखते हैं या वो हाफ वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं, नहीं यहां तो ठीक है इसमें अंदर रखते हैं अगर, तो वो नेगेटिव हो जा रहा है। देखो हाफ रखते हैं तो यह आ जाएगा 5/2 माइनस 3 जो कि आएगा माइनस हाफ, तो मतलब ये लेंथ ओसी की लेंथ जो है वो नेगेटिव आने लगेगी। ठीक है, यहां पे x की जगह हाफ रखो, यहां पे x की जगह हाफ रखो 6x, तो 6 इंटू हाफ माइनस 5, ये कटेगा 3, 3 माइनस 5 कितना आएगा माइनस 2। तो x नेगेटिव आ रहा है, x के हाफ होने की वजह से वो जो साइड की लेंथ है वो नेगेटिव आ रही है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम हाफ वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 2। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ एंड देयर साइड्स आर ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर एज मार्क्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच ट्रायंगल। देखो वैसा ही क्वेश्चन है ये, तो इसको हम पूरा तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम खाली इसके स्टेप्स तुम्हें स्टार्टिंग के बता रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात है, यहां पे सिमिलैरिटी तुम्हें नहीं करनी है, सिमिलैरिटी करके दिया हुआ है, सिमिलैरिटी तुम्हें नहीं करनी है, सिमिलैरिटी यहां पे करा हुआ है। तो इन्होंने लिख दिया है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ठीक, तो अगर हम इस सिमिलैरिटी से साइड्स लिखें, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ऐसा लिखा है। अगर हम इस सिमिलैरिटी से साइड लिखना चाहें तो यहां से क्या आएगा, देयरफॉर इस ट्रायंगल में अगर लेंगे तो ए बी आएगा, यहां से अगर तो क्या आएगा ए बी अपॉन, यहां पे क्या है उस जगह पे डीई,
इक्वल्स टू, फिर क्या होगा, BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। क्लियर? यही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सिमिलरिटी, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट ये चीज ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर में होंगे वो सारी साइड एक ट्रायंगल से होगी, जो डिनोमिनेटर में होगी वो सारी साइड दूसरे वाले ट्रायंगल से होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे भाई। AB की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू हमें पता है, तो हम वैल्यू रख देंगे। तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 2x माइनस 1 दे रखा है। अच्छा, D की जो वैल्यू है, DE दे रखा है 18, तो D हमारा 18 हो गया इक्वल्स टू, उसके बाद फिर BC दे रखा है 2x प्लस 2, EF जो है, EF हमारा हो गया 3x प्लस 9 होगा इक्वल्स टू, और फिर AC हमारा 3x है, सॉरी 3x, और DF हमारा है 6x। ये आ गया। क्लियर? अब देखो, कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाना होता है। यहां पे किसको एक साथ, एक चीज तो पक्की है कि हम तीनों को एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते। मैथ्स में एक साथ दो इक्वल टू सॉल्व तो होता नहीं है, तो इसका मतलब किसी दो फ्रैक्शन को लेंगे। अब आइडियली कैलकुलेशन को अगर इजी करना है तो अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को थर्ड के साथ ले लें, तुरंत आ जाएगा एक्स। और एक बार एक्स आ गया तो हम एक्स की वैल्यू यहां यहां सब जगह रख देंगे, और वो सारी साइड्स जो हमें निकालनी है, हमसे बोला है ना कि दोनों ट्रायंगल की सारी साइड की लेंथ निकालनी है, तो आ जाएगा निकल कर। तो अगर हम फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ सॉल्व कर ले, मतलब 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल्स टू 3x अपॉन 6x, एक्स एक्स कट जाएगा, राइट? 3 से 6 कटेगा तो यहां 2 आया, यहां 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 2 से इसको भी काट दो, तो ये 9 आ गया, 9 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 9, 1 इधर आएगा, 9 प्लस 1 10, तो x की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना कि हमने फर्स्ट और थर्ड को क्यों लिया, क्योंकि हमें उस पर दिखा कि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड को भी लेते हो, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, शायद वो फिर स्प्लिटिंग करनी पड़े। तो कैलकुलेशन को आसान जितना करेंगे उतना फायदा होगा। ठीक, यहां पर x को हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये अज्यूम करके ये x हमारा 0 नहीं होगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी और सॉल्व करके हम आंसर निकाल देंगे। एक बार x की वैल्यू 5 आ गई तो ये 5 हम लोग यहां 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 सब जगह रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां 5 रखते हैं तो 2 इंटू 5 10 प्लस 2, तो BC की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 12 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट कुछ दे रखा है, हाँ सेंटीमीटर दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसी तरह अगर हम x की वैल्यू 5 जो है वो यहां रख दें, 6 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 30। तो इसका मतलब जो DF की लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमें सारी लेंथ चाहिए, वो निकल के सारी आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SAS एंड SSS सिमिलैरिटी। देखो, स्टार्टिंग में बताया था सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया 3 होती है, लेकिन आज तक कोई क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा नहीं आया जहां पे SAS या SSS सिमिलैरिटी का यूज हो। बोर्ड में अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एंगल सिमिलैरिटी के ही आए हैं, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो कि SAS या SSS से आया हो। ठीक, तो इसमें करना क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, SAS मतलब दो साइड्स होंगी और उनके बीच में एक एंगल होगा। अब यहां सिमिलैरिटी में क्या होता, उसमें कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि साइड इक्वल होती थी, क्योंकि वहां सब इक्वल होता है। यहां पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है कि सिमिलैरिटी में साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें एक क्वेश्चन मिला, मान लेते हैं दो डायग्राम मिले इस तरह से, एक ट्रायंगल मिला ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मिला DEF। अब हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली एक रेशियो दे रखा हो कि ये रेशियो बराबर है। जैसे हो सकता है तुम्हें दे रखा हो कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF है, ये तुम्हें दे रखा है। ठीक, अब तुम्हें समझना यह है कि SAS में दो S के बीच में एक एंगल है,
तो अगर हमें एसएएस सिमिलैरिटी को कंप्लीट करना है तो कौन सा एंगल होना चाहिए? ठीक है, तो जैसे यहां पर ए बी और ए सी दिख रहा है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि न्यूमरेटर बिलोंग टू वन ट्रायंगल, मतलब न्यूमरेटर में आने वाली जो साइड्स होती हैं वो सारी एक ट्रायंगल की होती है, और डिनोमिनेटर में आने वाली जो साइड्स होती हैं वो सारी सेकंड वाले ट्रायंगल की होती है, ये बताया था। ठीक, तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो देखो ये जो है दोनों एक ट्रायंगल की साइड है, ए बी और ए सी। अच्छा, ए बी और ए सी, क्योंकि आप देखो एस ए एस का मतलब है एंगल जो आएगा वो दोनों साइड के बीच में एंगल है। ठीक, तो इसका मतलब ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल है? ए बी और ए सी के बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, एंगल ए। ठीक, तो एंगल ए हो गया। और डीई और डीएफ के बीच में कौन सा एंगल है? देखो डी ये दिख रहा है, ये डी है और ये डीएफ है, इसके बीच में ये वाला एंगल है। तो डी और डीएफ के बीच में एंगल हमारा डी है। इसका मतलब है अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें इतनी चीज एक साथ मिल जाती है, मतलब ये मिल जाता है कि ए बी अपॉन डी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, ये मिल जाता है। और साथ ही साथ मिल जाता है कि इन दो साइड के बीच में ये जो एंगल आ रहा है वो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी एसएएस सिमिलैरिटी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो रेशियो की बात की मैंने, ये रेशियो तुम्हें क्वेश्चन में बना बनाया भी मिल सकता है, और ऐसा बना बनाया मतलब वो लिख कर देंगे कि ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, पूरा उन्होंने लिख के दिया। ऐसा भी हो सकता है कि वो ए बी डीई और ए सी और डी एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें और तुम्हें डिसाइड करना पड़े कि अच्छा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, और वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि किसको किससे डिवाइड करना है, मतलब ए बी को डी से डिवाइड करना है या ए बी को डी एफ से करना है या ए सी को डी से करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना, भी क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी दो है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो बनाकर लिख कर देगा कि ए बी अपॉन डी इक्वल है किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, वो लिख कर देगा ये चीज। तब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है कि ये देखना है कि अच्छा इनके बीच वाला एंगल कैसे इक्वल होगा, और अगर लिखकर नहीं दिया तो साइड की लेंथ दे देगा। अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस साइड को किस साइड के साथ रखा जाए, मतलब एबीसी ट्रायंगल से अगर हमने ए बी साइड को उठाया है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उठाई है, तो डीईएफ ट्रायंगल से किस साइड को पिक करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए तुमने एक साइड पिक करके देखी कि तुमने यहां पर ए बी लिखा और यहां पे डी लिखा, और फिर दूसरे वाले फ्रैक्शन के लिए यहां से बी सी लिखा और यहां से ई एफ लिखा, और तुमने देखा कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है मैच नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, चेंज कर दो। मतलब ए के साथ तब कोई दूसरी साइड ले लो, डी ना लो। मतलब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसके साथ, मतलब एक ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की एक साइड के साथ इस वाले ट्रायंगल का कौन सा साइड लिया जाए, फिर इस वाले ट्रायंगल के दूसरे साइड के साथ इस वाले ट्रायंगल का कौन सा साइड लिया जाए, जिससे कि जो रेशियो आए वो रेशियो सेम आए, रेशियो अलग अलग नहीं आए, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, इसके एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा हमें। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, इन द जॉइनिंग फिगर एडी इज 4 सेंटीमीटर, तो ये जो एडी है ये 4 है, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहे, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं। एडी 4 है, बीडी इज 11, बीडी 11 है, मतलब ये जो इतना है ये 11 है। ठीक, तो ये बताओ अगर ये 11 है और ये 4 है तो ये पूरा कितना हो गया, कितना हो गया, 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15 होगा। ठीक, ऐसे ही ए कितना है 6, तो ए की जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एंड ईसी की लेंथ है 4, ये जो लेंथ है ईसी इसकी लेंथ है 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया पूरा एसी, पूरा अगर एसी निकाल ले इतना यहां से यहां तक,
तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 6 + 4 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इन द जॉइनिंग फिगर ये लेंथ दी है, प्रूव दैट हमें एडी ट्रायंगल को एसीबी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल एडी सिमिलर टू एसीबी। ठीक है, तो एडीई एक छोटा ट्रायंगल है एडीई और दूसरा है एबीसी। अच्छा बताओ एडीई की जो साइड्स हैं उसकी अगर हम लेंथ को नोट करें कि एडी इतना है ये 1 by 1 तो क्या आएगा, देखो एडी की लेंथ 4 है, यहां लिख लेते हैं, तो एडी 4 है। क्लियर? ए कितना है 6, तो ए को लिख लिया 6 और डी नहीं पता, तो डी हमें नहीं पता, तो डी इज नॉट नोन, नहीं दे रखा। ठीक, अब आते हैं पूरे ट्रायंगल पे। अगर हम पूरे ट्रायंगल पे आए, मतलब इस कंप्लीट ट्रायंगल पे आते हैं, तो यहां पर ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है 15 है पूरी लेंथ, तो ये हो गया 15, यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है 10 और बीसी नहीं दिया है। ठीक, अब मैंने तुम्हें एक चीज ये बोली कि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस वाले ट्रायंगल से अगर तुमने एडी साइड उठाई न्यूमरेटर में रखने के लिए तो इधर से क्या उठाएंगे। हमें ये मेंटली चेक कर लो ना करके कि 4/15 करें और 6/10 करें तो रेशियो सेम आएगा, या फिर अगर हम 4 को 10 के साथ कंबाइन कर दें और 6 को 15 के साथ कर दें तब रेशियो सेम आएगा। मतलब तुम्हें चेक करना यह है कि जैसे यहां से तुमने एडी लिखा जिसकी लेंथ 4 है, तो एडी के नीचे डिनोमिनेटर में दूसरे वाले ट्रायंगल से क्या पिक किया जाए, क्या उठाया जाए, तो सेकंड वाले ट्रायंगल से 15 अगर लिया तो वो मिसमैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम एडी ले लेते हैं 4 और यहां से एसी ले लेते हैं 10, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया एडी अपॉन एसी इक्वल्स टू 4/10, जो कि कैंसिल होके आएगा 2/5 ये आएगा। तो पहला फ्रैक्शन तो ये हो गया, पहली वैल्यू मतलब। ठीक, अब ये क्लियर है कि हमने न्यूमरेटर में इस वाले ट्रायंगल से साइड ली है और डिनोमिनेटर में उधर वाले ट्रायंगल से, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ए ही लेते हैं यहां से, चलो और तो साइड पता ही नहीं हमें, तो यहां से ए ही लेते हैं। ए कितना है 6 है, अच्छा 6 के साथ यहां का ए बी ले लेते हैं, तो इसका मतलब ए अपॉन ए बी, मतलब 6/15, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 से। ठीक, अब देखो यहां पर वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन में पहले से दे नहीं रखा था, क्या नहीं दे रखा था, एडी अपॉन एसी इक्वल्स टू ए अपॉन ए बी, ये गिवन नहीं है, हमने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, एडी अपॉन एसी कैलकुलेट किया, हमने ए अपॉन ए बी कैलकुलेट किया और तब देखा कि क्या ये वैल्यू सेम आती है, तो आ गई सेम। अच्छा हो सकता है ना आती, तो अगर सेम नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम एडी के साथ अब ए बी को ले लेते, इंटरचेंज करके देख लेते, शायद तब सेम आ जाती। ठीक है, तो बाय चांस अगर ऐसे लिया और ये सेम नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, इसको कट कर दो सिंगल लाइन से, दोबारा कर लो, नई पेयरिंग कर लो, एबी के एडी के साथ ए बी लेके देख लो और एसी के साथ ए लेके देख लो। क्लियर? ये बात समझ में आ गया कि किसके साथ किसको लेना है, ये हम पहले से नहीं बता सकते, या तो हम मेंटली रफ कॉलम में करके देख लें पहले से पता चल जाए, या तो हम करके देखेंगे बाय चांस गलत हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू मैच नहीं करेगी तो इसको कैंसिल करके रीडू कर लेंगे। क्लियर? अब जो है ये एक दो चीज तो मिल गई हमें, क्या मिल गई, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, दो चीज मतलब एस और एस मिल गया, अब एंगल बचा है, तो क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन एसी इक्वल्स टू ए अपॉन ए बी, ये आ गया, ये इक्वल हो गया। ठीक, अब ये बताओ इन दोनों ट्रायंगल में एडी और एई के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एडी और एई, क्योंकि मैंने बताया था ना दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड्स। तो एडी और एई डायग्राम देखो, ये एडी है और ये एई है, तो इसके बीच का एंगल ये आ रहा है, राइट। और एई और ए बी, तो एई हमारा ये है, ए सॉरी एसी और ए बी, तो एसी ये है पूरा और ए बी हमारा ये है, इसके बीच भी एंगल ए आ रहा है, और एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, इसलिए बराबर होगा वो।
एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, इसलिए एंगल ए क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, एडीई एंड एसीबी, एडीई एंड ट्रायंगल एसीबी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आ गया, तो कॉपी कर लो इसको, एडी अपॉन एसी इक्वल्स टू एई अपॉन ए बी। क्या रीजन लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, ऊपर अभी प्रूव हमने किया है तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक, इसके बाद एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, तो एक तो एंगल ए कॉमन मिल गया और एक रेशियो मिल गया। ठीक, तो देयरफॉर इस रेशियो से दो साइड मिली, देखो ये एक साइड एडी है एक साइड एई है, तो दो साइड हो गई और उसके बीच का एंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसीबी बाय एसएएस सिमिलैरिटी। क्लियर। अब जब सिमिलर कर दिया तो हमें पता है दो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स बराबर होते हैं, कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बताओ ए बी सी अगर 40 है, मतलब ये एंगल बी, अगर एंगल बी 40 है, हमसे पूछा एईडी कितना होगा, मतलब ये एंगल ई कितना होगा, ये वाला एंगल। तो अगर तुम सिमिलैरिटी को देखो तो जहां पर एंगल बी है उसी जगह पर एंगल ई है। देखो यहां पे बी थर्ड पोजीशन पे या ई थर्ड पोजीशन पे है, इसका मतलब हुआ कि एंगल बी हमारा एंगल ई के बराबर होगा। स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सिमिलैरिटी में जब एक बार चीजें सिमिलर हो जाती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग मतलब सेम जगह पे आने वाला। तो यहां पर बी आ रहा है हमारा थर्ड प्लेस पर, यहां पर ई आ रहा है थर्ड प्लेस पर, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। होगा, क्लियर। तो एंगल बी हमारा एंगल ई के बराबर होगा, राइट। और ये दोनों एंगल हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो अगर हमें एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, बी हमारा 40 है, तो हमारा जो एंगल ई होगा, मतलब एंगल एईडी, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 40। क्यों, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो बराबर होगा, राइट। इसके बाद फिर हमसे बोला है अगर डीसी की लेंथ, डी की लेंथ 7 है, अगर ये 7 है तो बीसी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे रेशियो लिख लो। तो इससे जब रेशियो लिखेंगे तो रेशियो आएगा एडी अपॉन, देख लेते हैं क्या है ऑर्डर। देखो एडी है और एसीबी है, एडीई है और एसीबी है, राइट। तो यहां से रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा, एडी, एडी की जगह यहां क्या है, एसी। फिर यहां पे डी, डी की जगह यहां क्या है, बीसी। और फिर एई, उसकी जगह यहां क्या है, ए बी। ठीक, अब हमें इसमें से कुछ चीजें पता है, जैसे अगर यहां पे हमने क्या निकाला था, यहां पे हमने निकाला था एडी अपॉन एसी की वैल्यू 2/5, तो वो रख सकते हैं एडी अपॉन एसी। ये देखो एडी अपॉन एसी यहां रख देंगे 2/5। अगर डी 7 है तो हमें बीसी निकालना है। ये तो बोला है कि अगर हमारा डी 7 है तो हमें बीसी फाइंड करना है। एक साथ हम तीनों रेशियो तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो अगर हम इसके साथ इसको सॉल्व कर ले, ये ऊपर आएगा ट्वाइस बीसी इक्वल्स टू 35, तो यहां से बीसी की वैल्यू यूनिट्स आ जाएगी। क्लियर। तो बस इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसएसएस वाली सिमिलैरिटी पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।